हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 15 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट तक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पूरे लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है पूरे वीडियो को बनाने में। तो अगर ये वीडियो इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है तो इसका फायदा आप सभी लोगों को होना है। तो आप सपोर्ट करिएगा, तभी हम सभी सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर को शेयर भी करिए, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, तभी इसका फायदा सभी को मिल सकेगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल। तो पी श्याम निखिल अभी हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पी श्याम निखिल। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। 2011 में ये इंटरनेशनल मास्टर्स भी बने थे, यानी कि इन्हें 2011 में इंटरनेशनल मास्टर्स की उपाधि दी गई थी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है फिडे, उसके द्वारा ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैनुअल एरोन ये अंतरराष्ट्रीय मास्टर उपाधि पाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्हें यह उपाधि 1961 में प्राप्त हुई थी। विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। जयश्री खादिक महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर पाने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्हें यह उपाधि 1979 में प्राप्त हुई थी। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी ये शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। ये 2001 में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में घोषित किए गए ग्रैंड मास्टर भी आपको याद रखना है। तो अभी भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। इनका संबंध चेन्नई से है, यानी तमिलनाडु से इनका संबंध है। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? आदित्य सामंत। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? बोपल्ला प्रणीत, जो कि तेलंगाना से रिलेटेड हैं। और 81वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? सयांतन दास, जो कि कोलकाता से रिलेटेड हैं। तो ये हैं दोस्तों वैशाली रमेश बाबू, ये हैं आदित्य सामंत, ये हैं बोपल्ला प्रणीत और ये हैं सयांतन दास। तो ये 4 ग्रैंड मास्टर आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनको अभी हाल ही में घोषित किया गया है। बात करते हैं फिडे की। तो फिडे को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसके मेंबर कितने हैं? 201 मेंबर हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? आर्कडी ड्यूकोरविच। आपको इसके उपाध्यक्ष भी याद रखने हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि शतरंज से रिलेटेड हैं। तो भारत की शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय शतरंज संघ, यानी AICF। तो उसके अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। शतरंज के इतिहास में सबसे कम आयु के चैलेंजर अभी हाल ही में बने हैं डी गोकेस। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। अर्जुन एरिगेसी भारत के अभी हाल ही में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। और शतरंज विश्व कप 2023 के द्वितीय विजेता यानी उप विजेता कौन रहे हैं? आर प्रज्ञानंद। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की ई-बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ई-बुक हो जाएगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म हुआ था
5 जुलाई 1952 को और उनका निधन हुआ है 13 मई 2024 को। दोस्तों वो गले के कैंसर से पीड़ित थे, तो उनका अभी हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया है। उनका संबंध किस पार्टी से रहा है? भारतीय जनता पार्टी से। 2005 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। उन्होंने बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। दोस्तों वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा नीतीश कुमार को भामाशाह का उपनाम भी दिया गया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डेरेक अंडरवुड का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं। मुरारी लाल जी का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं। जो चिपको आंदोलन रहा है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हुआ है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक्टर विश्वेश्वर राव का अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बिहार की बात आई थी, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो वरिष्ठ IAS ऑफिसर ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अभी हाल ही में चुने गए हैं। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। मिशन दक्ष बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए नीतीश डिवाइस अभी हाल ही में लॉन्च की है। जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि बिहार का स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भिलाई में। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अच्छा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब क्या होता है? पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो पानी में तैरते हुए सोलर प्लांट को फ्लोटिंग सोलर प्लांट बोला जाता है। भारत में स्टील का सबसे अधिक निर्माण करने वाली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सेल बोलते हैं। तो इसकी एक शाखा है छत्तीसगढ़ में जिसे भिलाई स्टील प्लांट बोलते हैं। तो इसी के द्वारा छत्तीसगढ़ के भिलाई में जो मरोदा जलाशय है या मरोदा तालाब है उसमें 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की योजना बनाई गई है। दोस्तों बात आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की यानी सेल की। तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और यह सरकार के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है और इसे महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कहां किया जाएगा? गुजरात के खेबड़ा में। और इस पार्क का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? अडानी समूह के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना कहां तैयार की गई है? चंडीगढ़ में। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? द्वीप। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में यानी 2024 में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया है। यानी जो रॉटरडैम नामक स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया गया था 13 से 15 मई 2024 तक। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। यानी कि भारत ने हाइड्रोजन नीति से संबंधित या हाइड्रोजन से संबंधित जो अपनी विशेषताएं हैं वो बताने के लिए अपना एक पवेलियन स्थापित किया था।
भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया था। और आपको याद रखना होगा कि भारत का जो ये पवेलियन बना था, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने। और इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व भी किया गया है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। दोस्तों, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था इंडिया में? 2023 में। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस कहां चलाई गई है? दिल्ली में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है? कल्याणी फेरेस्टा। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? कोचीन शिपयार्ड। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहां लॉन्च की गई है? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहां स्थापित किया जाएगा? जमशेदपुर, झारखंड में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां शुरू होगी या किस राज्य में शुरू होगी? तो ये हरियाणा में शुरू होगी। अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने की पहली परियोजना कहां स्थापित की गई है इंडिया में? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। विश्व की पहली लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहां शुरू हुई है? नॉर्वे में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में। तो ये है हाइड्रोजन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। तो दोस्तों, अमन सहरावत एकमात्र ऐसे पुरुष रेसलर हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है अमन सहरावत। तो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 की अभी हाल ही में टिकट प्रदान की गई है, यानी उन्हें क्वालिफाइड एथलीट चुना गया है। तो अभी हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप आयोजित की गई थी तुर्की के इस्तांबुल में। तो इस चैंपियनशिप को जीता है अमन सहरावत ने, इसलिए उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है ओलंपिक की। तो ओलंपिक को आयोजित करने वाली संस्था कौन होती है? तो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, या इसे लुसाने भी बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके एक्टिव मेंबर हैं 103। इसका आदर्श वाक्य है सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। दोस्तों, पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किए जाएंगे और इन खेलों में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे खेल शामिल किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? वो होंगे अचंता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है इंडिया से। बाकी ऐसे तो दुनिया भर से मसाल वाहक चुने गए हैं, बाकी इंडिया से किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अभी हाल ही में बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन। तो इन तीन पुस्तकों को अभी हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 के चक्र में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को संरक्षित किया जाता है जिनका सांस्कृतिक महत्व होता है। तो उन्हीं में अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक के क्षेत्र से रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को चुना गया है।
आपको याद रखना है कि ऐसी 20 वस्तुओं को अभी हाल ही में चुना गया है, लेकिन भारत की तरफ से इन 3 पुस्तकों को चुना गया है जो कि सांस्कृतिक महत्व की पुस्तकें हैं। रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और भगवान श्री राम का जो चरित्र का वर्णन है वो रामचरितमानस में किया गया है। पंचतंत्र की बात करें तो इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और आपको याद रखना है कि जो रामचरितमानस है ये अवधी बोली में लिखी गई है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सहृदयालोक लोकन की बात करें तो इसकी रचना आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा की गई है और ये भी संस्कृत की रचना है। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब स्थापित किया गया था? 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं आड्रे अजोले। सदस्य हैं 193 और इसके 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम होता है एजुकेशन, नेचर और समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। देखिए, यूनेस्को के द्वारा 2023 में 2 स्थलों को भारत की तरफ से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो पहला नाम है शांति निकेतन का, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा स्थल है होयसला मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। तो इन्हें भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटों को जोड़ने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या 213 पहुंच गई है। भारत में एक भी जियो पार्क ऐसा नहीं है जिसे यूनेस्को के द्वारा अपनी साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, जिसे शॉर्ट में फ्लोट बोला जाता है, नामक परियोजना पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रही है? आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा की गई है या एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि वह चंद्रमा की सतह पर उड़ने वाली रोबोट ट्रेन बनाने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को उसने नाम दिया है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, जिसे फ्लोट भी बोला जाता है। दोस्तों, नासा का मानना यह है कि जो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कौन बनाएगा? नासा बनाएगा। बात आई है नासा की, तो नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाम डी ओर कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो दोस्तों, एक भारत की फिल्म है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो उसको फ्रांस में आयोजित किए जाने वाले 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर कैटेगरी में प्रदर्शित किया जाएगा। यह जो फिल्म है किसकी फिल्म है? तो ये पायल कपाड़िया की फिल्म है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है जो कि फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आयोजन 14 मई से 25 मई 2024 तक किया जाएगा। दोस्तों, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में की गई थी और इसका आयोजन किया जाता है फ्रांस के शहर कांस में। यह एक फिल्म महोत्सव है। दोस्तों, 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत ऑफिशियली सम्मान पाने वाला देश बना था। 1946 की फिल्म नीचा नगर, जो कि चेतन आनंद की फिल्म थी, वो कांस फिल्म समारोह में पाम डी ओर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। तो भारत की टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो उसने अभी हाल ही में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है। दोस्तों, इस सेंटर के माध्यम से जो फ्रांस की कंपनियां हैं उनको स्टार्टअप के ग्लोबल इकोसिस्टम के बारे में बताया जाएगा, एजुकेशन से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा रिसर्च से संबंधित बेस्ट सर्विस यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी है, ये टाटा ग्रुप की सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें 2024 के टॉप 2000 शिक्षण संस्थानों को चुना गया है और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान चुना गया है और भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है IIM अहमदाबाद। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS 7 पायदान गिर करके 501वें स्थान पर पहुंच गया है। IIT बॉम्बे 568वें स्थान पर है। IIT मद्रास 582वें स्थान पर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606वें स्थान पर है और इस लिस्ट में आपको याद रखना है कि भारत के 64 संस्थान शामिल किए गए हैं। चलिए कुछ रिपोर्ट और सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में दुनिया के सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की एक लिस्ट जारी की गई है। उसमें भारत का 3रा स्थान है और पहला स्थान चाइना का है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का 159वां स्थान है और नॉर्वे का पहला स्थान है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का 10वां स्थान है और पहला स्थान रसिया का। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 3रा है, जिसमें भारत में 67 यूनिकॉर्न है और प्रथम स्थान अमेरिका का है जिसमें 703 यूनिकॉर्न है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करने वाले हैं। इदा सिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? मेघालय। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में किस देश में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी? ऑस्ट्रेलिया। कामी रीता ने रिकॉर्ड 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। उनका संबंध किस देश से है? नेपाल। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है? जापान। हाल ही में इफ्को के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई को। भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल का अनुबंध किया गया है? ईरान। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सृष्टि खंडागले। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। हाल ही में INS किल्टन किस देश की यात्रा पर गया है? वियतनाम की यात्रा पर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग डिस्कस करेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर का उपयोग अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने में किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा के मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग वायु वेग का मापन करने में किया जाता है। ऑडियोफोन का उपयोग श्रवण शक्ति को सुधारने में किया जाता है और वाइनाक्यूलर का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है और बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब के मापन में किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में किया जाता है और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अलावा एरोमीटर का उपयोग गैसों का भार और घनत्व का मापन करने में किया जाता है। तो ये सभी उपकरण और उनके उपयोग हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है, तो सभी ने इसका आंसर ईरान बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।